हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हमारी जीएस 2 की जो सीरीज चल रही है मेंस की, उसमें हम नेक्स्ट टॉपिक आज देखने वाले हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा, कास्ट सेंसस के बारे में होगा। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था। तो इससे पहले हम लोग कुछ टॉपिक्स कर चुके हैं। तो यहाँ जो हमने टॉपिक्स जो कंप्लीट कर लिया है, वो फिफ्थ तक हो चुका है, 1 to 5। ठीक है। आज हम पढ़ने वाले कास्ट सेंसस के बारे में। लेकिन एक डिस्क्लेमर में दे दूँ आप लोगों को, ये वीडियो बड़ी होगी। वैसे आप लोग को पता हो गया होगा, कम से कम 30 मिनट से तो ज़्यादा ही होगा। ओके, तो 45 मिनट 50 मिनट के आसपास हो सकता है, 1 घंटे की भी वीडियो हो सकती है। ओके। और दूसरी चीज़ की, बहुत लोगों को पसंद नहीं आएगा क्योंकि वीडियो थोड़ी बहुत बड़ी है और यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट कवर किए जाएंगे। कैसे पॉइंट और कौन से काम आने वाले पॉइंट है, मैं आपको बता दूं। जैसे कि जीएस 2 का है, पॉलिटी एंड गवर्नेंस। ठीक है। तो ये जीएस 2 में तो आपको काम आएगा ही। पॉलिटी एंड गवर्नेंस में काम आएगा। इसके अलावा जो सोशल सिक्योरिटी होती है ना, सॉरी, सोशल जस्टिस है, सोशल जस्टिस वाला टॉपिक में भी ये काम आएगा। इसके अलावा मैं बात करूं जीएस पेपर 1 की, तो इसमें एक पेपर है सोसाइटी। ठीक है। तो सोसाइटी में आप पढ़ते हैं, जब रिलीजन पढ़ते हैं, कास्ट सिस्टम पढ़ते हैं, फैमिलीज पढ़ते हैं। ओके। तो वहाँ पे जब आप विमेन एम्पावरमेंट पढ़ेंगे या फिर ग्लोबलाइजेशन वगैरह पढ़ेंगे, तो इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी, ये सारा टॉपिक्स उसमें कवर होगा। ठीक है। तो इस वजह से ये जो कास्ट सेंसस है ना, इसका जो डायमेंशन है ये काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो डायमेंशंस काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से हम यहाँ पे पॉइंट्स भी काफ़ी ज़्यादा कवर करने वाले हैं। मैंने आपको पहले ही बताया है कि यूपीएससी जो होता है ना, उसको डाइवर्सिटी चाहिए। डाइवर्सिटी का मतलब ये होगा कि अगर पूछ दिया यूपीएससी ने कि फेवर में कुछ आप पॉइंट्स लिखिए कि कास्ट सेंसस क्यों होना चाहिए, फेवर में लिखिए। ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, आपको यहाँ पे कम से कम 7-8 पॉइंट लिखने पड़ेंगे, 10 पॉइंट लिखने पड़ेंगे। तो ये डाइवर्सिटी होती है कि आपने 1 से लेके 10 पॉइंट वहां तक लिख दिया। ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं कि 3-4 पॉइंट लिखेंगे और 3-4 पॉइंट में ही क्या करेंगे कि वो आधा आधा पैराग्राफ लिख देंगे, मतलब पूरे आधे आधे पेज एक पैराग्राफ में। तो इस तरीके से उनका पूरा 2 पेज आगे पीछे मिला के हो जाएगा, तो उनको लगेगा कि उन्होंने कंटेंट इनफ लिखा है। लेकिन रिक्वायरमेंट आप यूपीएससी के समझिए ना, कि यूपीएससी को कहानी नहीं चाहिए कि आपने एक टॉपिक लिख दिया और एक टॉपिक में ही आपने आधा पेज लिख दिया। उसको कहानी नहीं चाहिए। कॉपी चेक करने वाला कहानी भी नहीं पढ़ता है वो। ओके। उसको वो चीज़ दिखाना होता है जो चीज़ उसको चाहिए। तो वो देखेगा, वो पॉइंट्स के फॉर्म में देखेगा, वो डाइवर्सिटी देखेगा। ये उनके लिए भी सहूलियत है और यूपीएससी का डिमांड भी होता है। तो जैसा उनका डिमांड है, हमें वैसा लिखना है। तो यहाँ पर मैं ऐसा नहीं बताऊंगा कि आपको आधा आधा पेज, एक एक पेज, एक पॉइंट में लिखना है, बिल्कुल नहीं। मैं आपको हर टॉपिक में कम से कम 5 से 7 पॉइंट्स बताऊंगा। ठीक है। तो कई सारे डायमेंशंस यहाँ पर कवर होंगे, क्योंकि 2 पेपर में कवर हो रहा है और अलग अलग डायमेंशंस के साथ होंगे, तो वीडियो बड़ी होगी। ओके। तो बड़ी वीडियो लोग पसंद नहीं करते हैं, पहला चीज़। ये तो हाँ, स्टैटिक्स है, हमारे पास डेटा है। और ये डेटा बताता है कि ज़्यादातर लोग 10 से 15 मिनट इज़ हार्डली हार्ड वीडियो पसंद करते हैं। एजुकेशनल वीडियोस जो होती हैं ना, वो बड़ी हो जाती हैं। अगर मैं इंटरटेनमेंट की वीडियो बनाऊँ तो 10-15 मिनट में ख़त्म कर सकता हूँ। ओके। बाकी कोचिंग की तरह अगर मैं हंसाने का काम करूँ, चुटकुले सुनाऊँ, यहाँ पे कहानियाँ सुनाऊँ, दिन तो 10-15 मिनट ठीक है, काम आपने हंसा मजाक किया, हो गया। ओके। लेकिन अगर हमें एक्चुअली में अगर सीरियस पढ़ाई करनी है ना, तो हमें पढ़ना होगा, और ऐसी वीडियोस लंबी होती है। क्योंकि मैं इंटरटेनमेंट करने के लिए यहाँ पे नहीं हूँ और ना आप यहाँ पे हैं। और मैं ये भी जानता हूँ कि अगर कम से कम अगर 100 लोग इसको देखेंगे ना, अगर 100 लोग व्यूज आएगा, तो वहां से मात्र 10%, 10 ही लोग ऐसे होंगे कि सीरियस होते हैं। ये फैक्चुअल डेटा है और ऐसा ही होता है। किसी भी कोचिंग में जाइए, किसी भी कोचिंग में अगर एक बैच में 100% है, 100% में मात्र 10 वाले ही जो होते हैं ना, वो पढ़ने वाले होते हैं। बाकी जो 90% जो जनता होती है ना, वो इंटरटेनमेंट के लिए आती है। ठीक है। और इन्हीं इंटरटेनमेंट करने वाले बच्चों के बेसिस पे कोचिंग चलता है। इसलिए जितने भी यूट्यूब चैनल देखिए जो ऑफिशियली कोचिंग चला रहे हैं, इस तरीके से कोचिंग वाले चलिए, उनका वीडियो ज़्यादा इंटरटेनमेंट, चुटकुले और कहानियों से भरा हुआ मिलेगा। बिकॉज दे आर टारगेटिंग दिस 90% स्टूडेंट्स, क्योंकि यही कोचिंग चलाएंगे। ये 10 जो सीरियस स्टूडेंट है ना, ये कोचिंग नहीं चलाएंगे। 10 वाले कितना फी देंगे, 90 वाले फी देंगे तब ज़्यादा हो। तो चीज़ें इस तरीके से काम करती हैं। है। तो आई होप कि अगर आप सीरियस हैं तो जरूर आप लास्ट तक देखिएगा, बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे। अगर नहीं सीरियस हैं तो फिर आप, मैं जानता हूँ, आप कंटिन्यू नहीं कीजिएगा 1-2 मिनट के बाद। चलिए, एक चीज़ और मैं बता दूं कि कॉपी पेन लेके बैठिएगा यहाँ पे, क्योंकि आपको पॉइंट्स नोट करना है। ठीक है। एज अ टीचर मैं हर पॉइंट को क्या करूंगा, इलेबोरेट करूंगा। ठीक है। हर पॉइंट को मैं डिस्क्राइब करूंगा, इलेबोरेट करूंगा। लेकिन वो सारी चीजें आपको नहीं लिखनी है। आपको अपने कॉपी में क्या लिखनी है, सिर्फ पॉइंट्स लिखने हैं। हाँ, 1-2 बार आप वीडियो देख सकते हैं। ठीक है। 1-2 बार वीडियो देख लीजिए, उसमें तो कुछ पैसा लगने वाला नहीं है। तो हर पॉइंट का डिस्क्रिप्शन आपको पता हो जाएगा। ओके।
बशर्ते कि आप पॉइंट सिर्फ लिखेंगे ना, तो आपको रिवीजन करने के समय में ये काफ़ी आसानी होगी और आसानी से उसको आप रिवाइज कर सकते हैं, कम समय में कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे टॉपिक्स आएंगे। ओके, तो हर टॉपिक में आप उतना उतना लिखना, मटेरियल लिखने लगिएगा तो फिर एट लास्ट आप उसको रिवाइज नहीं कर पाइएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। सिर्फ आपको पॉइंट्स लिखना है, जो जो पॉइंट्स यहाँ पे हाईलाइट किया गया है वो मैंने पीपीटी में किया हुआ है। ठीक है, और मैं आपको बता भी दूंगा कि ये चीज़ लिखनी है। ओके, तो सब कुछ आपको नहीं लिखना है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि क्या करना है। चलिए, इससे पहले मैंने की वीडियोस में मैंने नहीं बताया था, क्योंकि वो वीडियोस बड़ी नहीं थी। ये वीडियोस काफ़ी बड़ी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन GS1 एंड GS2। ओके, इसलिए ध्यान रखिएगा। चलिए हम पढ़ते हैं अब अपने कंटेंट की ओर। नाउ दिस इज द कास्ट सेंसस। कास्ट सेंसस का मतलब ये हुआ कि हम कास्ट की बेसिस पर सेंसस करते हैं। जैसे अभी हमारे पास जो हमारे यहाँ सेंसस होता है ना, हर 10 साल पे, हर 10 ईयर्स पे हमारे यहाँ सेंसस किया जाता है, पॉपुलेशन सेंसस होता है। तो उस पॉपुलेशन सेंसस में क्या होता है ना, कि आपको SC और ST का डेटा होता है। ठीक है, SC ST का डेटा होता है। किसका डेटा नहीं होता है? जो OBC कैटेगरी है, OBC कैटेगरी का डेटा नहीं होता। ठीक है, हमारे यहाँ 10 साल पे जो जनगणना होती है, काउंटिंग होती है, उसमें जो डेटा होता है वो, अगर हम कास्ट के बेसिस पे करें तो SC ST का डेटा होता है, बट उसमें OBC का डेटा नहीं होता। और OBC के अंदर में बहुत सारी कैटेगरी है, और इसके लिए एक स्पेसिफिक कमीशन भी बनाया गया था कि ये डिफरेंट कैटेगरीज को आइडेंटिफाई करने के लिए जो OBC के अंडर में आती है, और फिर उनके बेसिस पर एक क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर का भी कॉन्सेप्ट यहाँ पर दिया गया था, वो आपको पता होगा। तो OBC का डेटा जो होता है ना, वो कास्ट सेंसस में इंक्लूड नहीं किया जाता। दैट्स वाई आप देखेंगे कि OBC के अंदर में ही और बहुत सारी कैटेगरी जो है वो टाइम के साथ रिजर्वेशन के लिए जॉब में या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में उनका मूवमेंट चलता रहता है। जैसे कि जाट हो गया, गुज्जर हो गया, पटीदार हो गए। ओके, तो ये सब सारे OBC में आते हैं। ओके, तो OBC के अंदर में इतनी कैटेगरीज है कि उसको क्लासिफिकेशन करना अभी इतना पॉसिबल नहीं होता, आसान भी नहीं हो। सारी चीजें हम देखेंगे अभी यहाँ पे। ठीक है, तो एक चीज अभी यहाँ पर समझना है कि कास्ट के बेसिस पे सेंसस करना, यानी कि जो हमारे यहाँ जनगणना होती है उसमें कास्ट को भी इंक्लूड किया जाए। तो फिलहाल कास्ट इंक्लूड उसमें नहीं होता है, ये आपको जानना है। ठीक है, कास्ट का भी जनगणना होता था 1931 तक। ठीक है, 1931 तक जो लास्ट जनगणना हुई है वो 1931 में हुई है कास्ट के बेसिस पे। बाकी 1941 से ये कास्ट बेस्ड सेंसस जो है उसको हटा दिया गया। ठीक है, चलिए, अगर अब इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आपको कुछ इंट्रोडक्शन में लिखना होगा यहाँ पे। तो इंट्रोडक्शन के तौर पे यहाँ पे कुछ आपको 3 सेंटेंस दिख रहे हैं कि कास्ट इज सोशल रियलिटी which determines one's social status and limits the social relations and also opportunities for advancement in the life of an individual. ठीक है, कास्ट जो होती है ना, इट इज नॉट अ निगेटिव वर्ड। हमेशा याद रखिएगा कि अगर कास्ट की बात की जाए तो कास्ट इज नॉट अ निगेटिव वर्ड। कास्ट के अपने कुछ फायदे भी हैं और कास्ट के अपने कुछ नुकसान भी हैं। ठीक है, अब आप उस चीज को किस तरीके से लेते हैं और रिप्रेजेंट करते हैं उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि कास्ट सिस्टम जो होता है ना, ये एक्चुअली एक सोशल रिलेशंस के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, कास्ट सिस्टम इज ऑल्सो रिलेटेड टू सोशल रिलेशंस, और सोशल रिलेशन भी हमारे ह्यूमन बीइंग के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कम्युनिटी या सोसाइटी में रहने के लिए। इसलिए आप देखेंगे कि जो महात्मा गांधी थे, महात्मा गांधी जो थे वो कभी भी आपको कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट नहीं थे, लेकिन कास्ट सिस्टम में जो ये रिजिडिटी आती है ना, ओके, और रिजिडिटी की वजह से जो डिस्क्रिमिनेशन होता है वो उसके अगेंस्ट है। ठीक है, तो कास्ट इज नॉट अ निगेटिव वर्ड। ये ऐसा नहीं है कि कास्ट कहा जाए तो वो बुरी चीज है, बट बात यह है कि इसमें निगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीजें हैं, और उसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं या हम किस तरीके से यूज करते हैं वो डिपेंड करता है उस पर। ठीक है, 2011 कास्ट सेंसस इज कंसिडरिंग द कलेक्शन ऑफ कास्ट डेटा। ठीक है, मैंने कहा कि 1931 तक ब्रिटिश से पहले, ब्रिटिश इंडिपेंडेंट इंडिया से पहले लिया जाता था। उसके बाद फिर कास्ट सेंसस को बंद कर दिया गया। फिर अभी 2011 में कास्ट सेंसस को लिया गया, लेकिन फिर 2021 का जो डेटा आएगा ना, ये जो आपका काउंटिंग का डेटा है जनगणना का, इसमें कास्ट सेंसस को इंक्लूड नहीं किया गया है। ठीक है, बात समझ में आया? मैंने ये कहा कि अभी हाल फिलहाल में 2011 का जो सेंसस है उसमें कास्ट डेटा को इंक्लूड किया गया है, लेकिन 2011 से पहले लास्ट बार जो कास्ट डेटा इंक्लूड किया गया था वो 1931 के सेंसस में किया गया था। 1931 के सेंसस के बाद जितने भी सेंसस हुए उसमें कास्ट डेटा नहीं हुआ करता था, और अभी 2011 वाले में ऐड किया गया। फिर जो 2021 का डेटा आएगा इसमें कास्ट सेंसस को इंक्लूड नहीं किया गया है।
सरकार ने मना कर दिया है कि हम कास्ट सेंसस को इंक्लूड नहीं करेंगे। वैसे कुछ स्टेट्स हैं जिन्होंने कहा है कास्ट सेंसस को इंक्लूड करने के लिए, फॉर एग्जांपल जैसे कि आंध्र प्रदेश है, इसके बारे में पढ़ेंगे। आंध्र प्रदेश हुआ, महाराष्ट्र हुआ, ओके, बिहार हुआ, ये सब कुछ ऐसे स्टेट्स हैं, इनका कहना है कि कास्ट सेंसस होना चाहिए बिकॉज दे वांट टू आइडेंटिफाई सम स्पेसिफिक कास्ट जिसको वो टारगेट कर पाए डिफरेंट स्कीम्स या डेवलपमेंट्स के लिए। ठीक है, ऐसे स्टेट्स का कहना है। अदरवाइज अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 2021 के डेटा में कास्ट सेंसस को इंक्लूड नहीं किया गया। ठीक है, तो ये सब कुछ आपको लिखना है इंट्रोडक्शन में। On one hand, we say that India is growing and becoming a developed nation, while on the other, we are agreeing to the caste-based census. ठीक है, यहाँ दो पहलू की बात की गई है। एक तरीके से कमेंट है जिसको हम कटाक्ष कहते हैं ना, कमेंट, कि एक तरफ तो हम बात कर रहे हैं कि इंडिया एक डेवलप्ड नेशन बनने वाला है, इंडिया एक ग्रोइंग स्टेट है, ग्रोइंग नेशन है, और दूसरी तरफ कहीं ना कहीं हम कास्ट बेस्ड सेंसस को निकालने की हम बात कर रहे हैं और कास्ट सिस्टम को और रिजिड बनाने वाली बात कर रहे हैं। क्योंकि अगर कास्ट बेस्ड सेंसस होगा ना तो उसके कुछ पॉजिटिव और निगेटिव दोनों चीजें हैं, उसको डिस्कस करेंगे। अब जैसे दो चीजें हम कर लेते हैं। जैसे निगेटिव चीज ये हो गया कि कास्ट बेस्ड सेंसस अगर आता है तो इस तरीके से क्या हो सकता है ना कि ये टारगेट किया जाता है, ये इस डेटा का अगर गलत यूज किया जाए तो उसको टारगेट किया जा सकता है, खास करके पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा। ठीक है, अगर हम पॉजिटिव की बात करें तो इनके लिए हम कुछ सेलेक्टिव प्रोग्राम्स, ठीक है, सिलेक्टिव प्रोग्राम्स या स्कीम्स लेके आ सकते हैं। तो इस तरीके से जो पूरी कम्युनिटी के लिए लाना पड़ता है वो नहीं लाना पड़ेगा, हमें किसी स्पेसिफिक सेक्शन के लिए लाना पड़ेगा। ठीक है, तो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों पहलू हैं, इनके बारे में भी हमें डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, तो ये आपको इंट्रोडक्शन में इनमें से कुछ आपको मिला जुला के ऐसा लिखना है। अब सीधा हम बात करते हैं, आते हैं मेन टॉपिक के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स की बात करते हैं कास्ट सेंसस से रिलेटेड। तो यहाँ पर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में दो चीजें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक तो हम डिस्कस करेंगे कि प्री इंडिपेंडेंस, ओके, प्री इंडिपेंडेंस क्या है, और उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस। ठीक है, पोस्ट इंडिपेंडेंस क्या है। तो प्री इंडिपेंडेंस के लिए यहाँ पे आपको 4 पॉइंट्स दिखेंगे, इस तरीके से 3-4 पॉइंट्स आपको पोस्ट इंडिपेंडेंस के लिए भी दिखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्री इंडिपेंडेंस यानी कि ब्रिटिश के समय पे कास्ट सेंसस जो था उस तरीके का किस तरीके से यूज हुआ, कैसे वो कैलकुलेट हुआ करता था, उसका इम्पैक्ट क्या होता था। ओके, ब्रिटिश किस तरीके से उसका डेटा का यूज करते थे, ये इंपॉर्टेंट है जहां पर ये जानना है। नाउ दिस इज द बिगिनिंग ऑफ सेंसस। आपको पता है कि पहली बार जो सेंसस की बिगिनिंग हुई थी 1872 में हुई थी, 1872 में हुई थी, लेकिन 1881 के बाद ये हर 10 साल के बाद होने लगा। ठीक है, पहला जो सेंसस हुआ था, हम ओवरऑल सेंसस की बात कर रहे हैं, नॉट कास्ट बेस्ड, ओवरऑल सेंसस की बात कर रहे हैं, तो 1872 को पहला सेंसस हुआ था और उसके बाद 1881 से हर 10 साल पर यह सेंसस होता था और इस सेंसस में कास्ट का डेटा भी जो था वो इंक्लूडेड। ठीक है, इस सेंसस में कास्ट का डेटा भी इंक्लूडेड था। आपको लिखना क्या है मैं बताऊं, आपको ये लिखना है, जो ये ग्रीन हाईलाइट किया गया ना, यही चीज लिखना है। और उसके बाद क्योंकि ये सारी चीजें आपको पता है कि फर्स्ट सेंसस कब 1872 में हुआ था, उसके बाद 1881 से हर 10 साल में होने लगा, ये सब आपको पता है। अगर नहीं पता है तो लिखिएगा, अदरवाइज सिर्फ ये जो ग्रीन कलर में है यही आपको अपनी कॉपी में लिखना है। ठीक है, अदरवाइज और कोड वर्ड में जो लिखना है आप लिख सकते हैं। उसी तरीके से कास्ट डेटा वाज अ पार्ट ऑफ इट, जैसा मैंने कहा कि कास्ट डेटा इसका पार्ट था उस समय, कब तक, ओनली टिल 1931। ठीक है, 1931 तक जितने भी सेंसस हुए ब्रिटिश टाइम पे उन सब में कास्ट डेटा इंक्लूड हुआ करता था। ठीक है, और उस समय जो कास्ट का क्लासिफिकेशन किया गया था ब्रिटिश टाइम पे, वो क्लास का क्लासिफिकेशन किस तरीके से था, दलित्स, आदिवासी, ओबीसी एंड अपर क्लास। ठीक, ये बस 4 तरीके के ही कास्ट आइडेंटिफाई किए गए थे उनके सेंसस में, यानी कि ब्रिटिश टाइम के सेंसस में। क्या है, दलित, आदिवासी, ओबीसी एंड अपर क्लास। ये इंपॉर्टेंट डेटा है, ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी है। अब उसमें ऐसा नहीं लिखेंगे कि आप पूरे कास्ट का नाम लिखने लगेंगे, ऐसा नहीं था। इन्होंने बस 4 ही क्लास यहाँ पर आइडेंटिफाई किया था या फिर कैटेगराइज किया था अपने सेंसस में, तो ये आपको नाम याद रखना है। ठीक है, इंटेंशन बिहाइंड कंडक्टिंग द कास्ट बेस्ड सेंसस। अब ब्रिटिश का इंटेंशन क्या था, तो ब्रिटिश का इंटेंशन तो आप समझ ही सकते हैं, क्यों, टू डिवाइड एंड रूल पॉलिसी होती थी, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी हुआ करती थी ताकि इंडिया पर रूल किया जा सके, कनकर किया जा सके। ठीक है, एंड इट वाज आल्सो द सोर्स ऑफ एंटी ब्राह्मण मूवमेंट ऑफ 20th सेंचुरी। ये तो जब सोशल रिफॉर्म्स आगे आने लगे तो सोशल रिफॉर्म्स के तहत बहुत सारे ऐसे भी मूवमेंट्स आए जो एंटी ब्राह्मण मूवमेंट्स लेके आए। ओके, क्योंकि उनको लगता था कि ब्राह्मण्स आर जिनकी वजह से हम डिस्क्रिमिनेट हो रहे हैं या फिर हमारी लोअर कास्ट है। ठीक है, अब इसके भी अपने दो पहलू हैं। ठीक है, अब पहलू क्या है कि दो चीजें होती हैं, एक होता है ब्राह्मणिज्म
और एक होता है ब्राह्मण। ये दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। तो जब हम ब्राह्मणिज्म की बात करते हैं ना, ठीक है, तो ब्राह्मणिज्म की बात करते हैं तो ब्राह्मणिज्म एक सिस्टम है, ठीक है। और जब हम ब्राह्मण की बात करते हैं तो ब्राह्मण क्या है? ब्राह्मण इज एन इंडिविजुअल, दिस इज इंडिविजुअल, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं ना कि एक कास्ट है और एक कास्ट सिस्टम होता है, ठीक है। ये दोनों अलग अलग चीजें। सिस्टम का मतलब ये होता है कोई चीज व्यवस्था बन गई, ओके, यानी कि अब उसे पीढ़ी दर पीढ़ी फॉलो किया जाने लगा, ओके, तब वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है। अदरवाइज कास्ट कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करती। उसी तरीके से ब्राह्मण्स आर इंडिविजुअल, ये प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करते। प्रॉब्लम्स क्रिएट क्या करती है? ब्राह्मणिज्म जो सिस्टम है, ये प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो ब्राह्मणिज्म सिस्टम, इट इज नॉट लाइक देयर ब्राह्मण्स। ब्राह्मणिज्म सिस्टम का मतलब ये हुआ ना कि यहाँ पर एक हायरार्की बना दी गई। पहले वर्ण सिस्टम था, बाद में कास्ट सिस्टम आया। वर्ण और कास्ट दोनों में फर्क होता है, ओके। तो ये सब सोसाइटी वाले जगह पे हम लोग पढ़ेंगे। ये सब काफी माइन्यूट माइन्यूट चीजें हैं जो आपको समझना चाहिए। कास्ट इज डिफरेंट फ्रॉम कास्ट सिस्टम, ब्राह्मण इज डिफरेंट फ्रॉम ब्राह्मणिज्म सिस्टम, और उसी तरीके से वर्ण सिस्टम इज डिफरेंट फ्रॉम कास्ट सिस्टम। एक लाइन में बता देता हूँ, जैसे कि हम कहते हैं ना, जो वर्ण सिस्टम है, वर्ण सिस्टम वाज सोलली बेस्ड ऑन द प्रोफेशन। जो वर्ण सिस्टम था इनिशियली टाइम पे, वो केवल प्रोफेशन पे बेस्ड था। जैसे अगर आप पढ़ाने के काम कर रहे हैं तो आप ब्राह्मण हो गए। आप 2 साल बाद आके जाके आप सैनिक बन गए, सोल्जर बन गए, आप क्षत्रिय में आ गए। जाके फिर खेती करने लगे तो फिर आप शूद्र में आ गए, ओके। फाइनेंशियल का काम करने लगे तो वैश्य में आ गए। तो एक ही पर्सन अगर अपने जीवन काल में 4 तरीके के काम करता है तो फिर वो 4 वर्ण में काउंट किया जाएगा, ठीक है। तो वर्ण सिस्टम वाज सोलली बेस्ड ऑन प्रोफेशन। लेकिन कास्ट सिस्टम में क्या होता है ना कि कास्ट सिस्टम में योर आइडेंटिटी इज नॉट बेस्ड ऑन योर प्रोफेशन, योर आइडेंटिटी इज बेस्ड ऑन योर बर्थ, ठीक। कि आपने किस फैमिली में जन्म लिया, आप उसी के कास्ट के हुए, कि आपका प्रोफेशन क्या है डज नॉट मैटर। अब जाके सीमा पे लड़ने लगे इसका मतलब नहीं है कि आप क्षत्रिय हो जाएंगे। अगर आप टीचर बन गए तो इसका नहीं है कि मतलब कि आप ब्राह्मण हो गए, ओके। अगर आपने फाइनेंशियल काम करने लगे इसका मतलब नहीं है कि आप वैश्य हो गए, समझ गए। तो कास्ट सिस्टम का मतलब होता है कि कास्ट सिस्टम में द आइडेंटिटी विल बी रिकॉग्नाइज्ड एट टाइम ऑफ बर्थ। प्रोफेशन से कोई मतलब नहीं होता है। वर्ण सिस्टम में क्या होता है कि आपकी आइडेंटिटी प्रोफेशन पे डिपेंड करती है। इस वजह से आप अपने जीवन काल में जितना भी काम चेंज करेंगे उसके अनुसार आपका वर्ण भी चेंज हो जाएगा। एक आदमी कुछ समय के लिए ब्राह्मण भी हो सकता है, एक आदमी कुछ समय के लिए क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र भी हो सकता है वर्ण सिस्टम में। बट कास्ट सिस्टम में ऐसा नहीं हो सकता। आप जिस फैमिली में जन्म लिए, जिस कास्ट में लिए, वही कास्ट आपका रहने वाला। ओके, दीज आर द डिफरेंट बेसिक डिफरेंस ऑफ सोसाइटी में सारी चीजें पढ़ेंगे, ओके। चलिए आगे पढ़ते हैं हम कि डिसकंटिन्यूशन ऑफ कास्ट सिस्टम। डिसकंटिन्यूशन ऑफ कास्ट सेंसस, जो कि मैंने बताया कि लास्ट बार 1931 में लिया गया था, उसके बाद इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया। उसके बाद कास्ट बेस्ड सेंसस जो होता था वो इंक्लूड नहीं किया गया। इसका रीजन क्या था? आखिर क्योंकि 1931 के बाद भी तो ब्रिटिश थे, 1947 तक ब्रिटिश थे। तो फिर 1947 तक ब्रिटिश थे, तो ब्रिटिश ने 1931 में ही कास्ट बेस्ड सेंसस को डिसकंटिन्यू किया। क्यों किया? उसका रीजन क्या था? उसका एक सबसे बड़ा रीजन था वर्ल्ड वॉर सेकेंड। वर्ल्ड वॉर सेकेंड आप देखेंगे कि 1940s में खास करके, और खास करके बात करें तो 1935 के बाद जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड का जो संकट था या फिर एक आशंका थी, वो धीरे धीरे आने लगी थी, ओके। तो यहाँ पर प्रेशर था इंडिया पर भी कि इंडिया को पार्टिसिपेट उसमें करना है और इंडियंस को उसमें सहयोग भी देना है, ठीक है। और इंडिया ने उसमें सहयोग भी दिया था। इसका एक अपना रीजन है। इस वजह से इंडियंस ने भी उस ब्रिटिश गवर्नमेंट पे प्रेशराइज किया कि आपको खास करके ये जो कास्ट बेस्ड सेंसस होता है ना कहीं सोसाइटी को डिवाइड करने का काम करता है, ओके। तो इसको खत्म करना होगा। तो ब्रिटिश को भी इंडिया का सहयोग चाहिए था वर्ल्ड वॉर सेकेंड में। तो इंडिया के भी जो डिमांड्स थी उसको मानते हुए ब्रिटिश ने 1931 के पास कास्ट बेस्ड सेंसस को खत्म कर दिया। तो 1931 में जो आपका कास्ट बेस्ड सेंसस था उसके अकॉर्डिंग जो ओबीसी था, ठीक है, जो ओबीसी थी इसका पॉपुलेशन 52% हुआ करता था टोटल पॉपुलेशन, समझ रहे हैं ना। ओबीसी का पॉपुलेशन टोटल 52% पॉपुलेशन था टोटल पॉपुलेशन में 1931 के सेंसस में। और उसी को बेस बना के आगे की जो भी रणनीति थी या आगे के जो भी प्रोग्राम से स्कीम थे, डेवलपमेंट स्कीम्स आए, वो इसको टारगेट करके ही बनाए गए। और पॉपुलेशन में कहीं ना कहीं 50% का ही इसको रखा गया कि ओबीसी का है इतना। उसके बाद एक के बाद 2011 में कास्ट बेस्ड सेंसस आता है, ठीक है। तो ये आपको प्री इंडिपेंडेंस का टाइम कहोगे। आप थोड़ा सा बात करते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस के टाइम पे क्या हुआ। यहाँ पर भी आपको 5 पॉइंट मिलेंगे। तो जो ग्रीन में लिखा हुआ है ना वही आपको लिखना है।
अदरवाइज आप अगर आपको महसूस होता है तब आपको आगे का लिखना है ना। बिटवीन 1951 एंड 2011, 1951 से 2011 के बीच आपको पता है कि किसी भी तरीके का कास्ट बेस्ड सेंसस नहीं होता है, सीधा 2011 में कास्ट बेस्ड सेंसस होता है। ठीक है, तो वही लिखा गया, इस सेंसस इंक्लूडेड डेटा ऑन एससी एसटी बट डिड नॉट कलेक्ट एनी कास्ट रिलेटेड डेटा। ओबीसी वगैरह के बारे में कोई डेटा नहीं था। तो एससी एसटी का जो डेटा होता है ना वो हर सेंसस में होता है, ये प्री डिफाइंड है। तो ये आपको पता है तो लिखने की चीज ही नहीं है। और मैंने आपको पहले ही बता दिया कि 1931 के बाद सीधा 2011 में कास्ट बेस्ड सेंसस आया था, तो 1951 और 2011 के बीच तो कोई इस तरीके का डेटा ही नहीं आया। तो बस एक पॉइंट ये आप लिख लीजिए, दैट्स इट। इसके बाद मंडल कमीशन आता है। मंडल कमीशन ये काफी चर्चा वाला कमीशन था और इसके रिपोर्ट काफी चर्चा वाले थे 1980s। ठीक है, 1980s में इनकी रिपोर्ट आने के बाद और खास करके 1990 के बाद, ठीक है, 1980s में इनके रिपोर्ट आते हैं किसके, मंडल कमीशन के। और 19 उसके बाद 1990 के आफ्टरवर्ड, उसके बाद अगर आप देखेंगे ना तो इंडियन पॉलिटिक्स में कास्ट का इंक्लूजन स्टार्ट होता है। 1980 से पहले, 1985 से पहले अगर हम बात करें, ठीक है, तो 1980-85 से पहले इंडियन पॉलिटिक्स में कास्ट पॉलिटिक्स नहीं हुआ करती थी। ठीक, लेकिन जब मंडल कमीशन का रिपोर्ट आया ना, तो मंडल कमीशन के रिपोर्ट के आने के बाद 1980 के बाद 85 के बाद आप देखेंगे कि इंडियन पॉलिटिक्स में कास्ट पॉलिटिक्स का एंट्री होता है और उसको देखते हुए नई नई पार्टीज बनना स्टार्ट होती है। जैसे फॉर एग्जांपल बिहार में जनता दल, बिहार में जनता दल बनती है, यूपी में आपको सपा बनती है, उसी तरीके से बसपा जो बनती है, उसी तरीके से आप महाराष्ट्र में भी जाइएगा तो वो रिलीजन बेस्ड के बेसिस हो जाता है, उसी तरीके से और साउथ इंडिया में भी कई सारे आपको बनती हैं कम्युनिस्ट से रिलेटेड। तो वो जनरली कास्ट बेस्ड नहीं थी, लेकिन खास करके नॉर्थ इंडिया में देखिएगा ना तो ये कास्ट बेस्ड यहाँ पर पार्टीज बनना ही स्टार्ट होती है। तो मंडल कमीशन कहीं ना कहीं एक बहुत ही क्रूशियल रिपोर्ट था जिसने ये बताया कि हाँ ये सेक्शन है जिनकी ये स्थिति है, सिचुएशन है, और मंडल कमीशन को ध्यान में रखते हुए उसको बेसिस मानते हुए कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स भी इंडिया में स्टार्ट होती है। ठीक है, तो बस लिखना है आपको मंडल कमीशन। बाकी मंडल कमीशन के बारे में आपने और भी कहीं पढ़ा है तो आपको चीजें पता है। वाटरशेड मूवमेंट इन 1990s, वही मैंने कहा कि मंडल कमीशन को ध्यान में रखते हुए जब कास्ट बेस्ड सेक्शन ये आपको पॉलिटिक्स स्टार्ट होती है तो फिर कास्ट बेस्ड मोमेंटम भी आता है और फिर आपको कास्ट बेस्ड सेंसस की डिमांड भी वहां पर स्टार्ट होने लगती है। ठीक है, फर्स्ट फाइट 2001 सेंसस सॉ द फर्स्ट बैटल्स बट द अपोजिंग फोर्सेस ओन रिलेटिवली। इसका मतलब ये हुआ कि 2001 में भी यहाँ पर बात की जा रही थी कि कास्ट बेस्ड सेंसस होना चाहिए। ओके, लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ पर भले डिमांड यहाँ पर होने लगी थी, वैसे डिफरेंट पार्टीज के द्वारा, ये डिफरेंट खास करके जो स्टेट्स में पार्टी हैं जिसका मैंने आपको एग्जांपल दिया था, जैसे कि बिहार हो गया, महाराष्ट्र हो गया। ओके, इसके अलावा आंध्र प्रदेश से जो चाहते थे कि कास्ट बेस्ड सेंसस हो। ओके, ताकि अब तो उनका ऑफिशियली तो यही कहना था कि दे वांट टू फोकस ऑन डिफरेंट कैटेगरीज की डेवलपमेंट स्कीम्स का बेनिफिट उनको ज़्यादा जाए। लेकिन जो पॉलिटिक्स होती है ना वो डेवलपमेंट से ज़्यादा एक अलग तरीके की होती है, क्योंकि ज़्यादातर ये कुछ ऐसे स्टेट्स हैं ना जिसमें कास्ट पे ज़्यादा फोकस किया जाता है पॉलिटिक्स के टाइम पे। ठीक है, अगर आप पॉलिटिक्स को समझते हैं थोड़ा सा इन सब चीज़ों को ध्यान में रखिएगा तो इन सब स्टेट्स में कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा होती है और इलेक्शन भी कास्ट के बेसिस पे ही लड़ा जाता है वहाँ पे। ओके, बट स्टार्ट नहीं हो पाया 2001 के टाइम पे एंड नाउ फाइनली 2011 में सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस एज अ स्केपगोट 2011 में फाइनली आपको कास्ट बेस्ड सेंसस देखने को मिलता है। ओके, तो आई होप यहाँ तक आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। तो हमने दो चीजें देखी कि कास्ट बेस्ड सेंसस जो है उसका क्या सिचुएशन है, इंडिपेंडेंट से पहले और इंडिपेंडेंट के बाद। इसके बाद हम बात करेंगे कि करंट इंसिडेंट्स क्या है। तो करंट इंसिडेंट्स में आपको बस एग्जांपल लिखना है कि जैसे आंध्र प्रदेश मैंने दिया, बिहार दिया, महाराष्ट्र दिया, इन तीनों स्टेट्स का डिमांड है कि हमारे यहाँ कास्ट बेस्ड सेंसस होनी चाहिए। सेंटर से इन्होंने कहा, क्योंकि जनगणना तो सेंटर कराती है, स्टेट्स कराते नहीं है, तो इन लोगों ने सेंटर को कहा कि आप कास्ट बेस्ड सेंसस भी इंक्लूड कीजिए ताकि हमें एक्चुअल में वो डेटा मिल पाए जिसके बेसिस पर हम अपने यहाँ स्कीम्स या प्रोग्राम्स चला पाते हैं। बट सेंट्रल गवर्नमेंट रिफ्यूज्ड इट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने उन्हें रिफ्यूज कर दिया और कहा कि एससी एसटी के अलावे और कोई भी डेटा इसमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा। दैट्स वाई 2021 के आपको जनगणना में ये जो है सिर्फ एससी और एसटी का डेटा ही मिलेगा आपको, कास्ट बेस्ड सेंसस यानी कि ओबीसी का डेटा आपको नहीं मिलेगा। ओके,
बस फॉर एग्जांपल लिखिए आंध्र प्रदेश एंड बिहार एंड महाराष्ट्र, बस उसमें लिख दीजिए कि ऑल आर डिमांडिंग फॉर कास्ट बेस्ड सेंसस बट सेंटर रिफ्यूज्ड। ओके दैट्स इट। अब ये पूरा आपको इतना नहीं लिखना है। तो मैंने क्या बोला, ये वीडियो पॉज करके देख लीजिए। चलिए आगे बात करते हैं हम कि आर्गुमेंट्स क्या है कास्ट बेस्ड सेंसस के लिए। तो यहाँ पर भी आपको डिफरेंट डायमेंशंस देखने को मिलेंगे, जैसा कि आपको एक यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, दिस इज वन पॉलिटिकल, इसी तरीके से आपको स्टैटिस्टिकल मिलेंगे, इसी तरीके से आपको सोशल डेटा भी मिलेंगे। तो 3 डायमेंशंस हैं और तीनों डायमेंशंस के अंदर में आपको कुछ सब डिविजन्स भी देखने को मिलेंगे। ओके, तो मैं इस डाइवर्सिटी की बात कर रहा हूँ जो यूपीएससी रियली वांट्स, ओके, जिसको आपको देना है। और इसमें आपको एक एक लाइन लिखते चलिए, पॉइंट्स को ज्यादा लिखते चलिए, दैट्स इट, वही आपको मार्क्स लाएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि आर्गुमेंट्स फॉर कास्ट सेंसस। इसमें पॉलिटिकल सिनेरियो हम सबसे पहले देखते हैं। तो इसमें कहा गया कि लीगल इम्पेरेटिव। ठीक है, लीगल इश्यूज काफी है कि कास्ट बेस्ड सेंसस किस तरीके से होना चाहिए। आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बार कहा था कि वी शुड हैव सम क्वांटिफिएबल डेटा टू सपोर्ट द एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ रिजर्वेशन। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर किसी को रिजर्वेशन देना है, ओके, तो हमारे पास इतना एडिक्वेट डेटा होना चाहिए जिसके बेसिस पर हम ये कह सकें कि इस पर्टिकुलर कम्युनिटी का जॉब में या फिर एजुकेशन में जो रिप्रेजेंटेशन है वो उनके पॉपुलेशन से कम है। ठीक है, तभी तो हम उसके बेसिस पर रिजर्वेशन दे पाएंगे। लेकिन जब हमारे पास वो डेटा नहीं रहेगा तो फिर हम किस बेसिस पर रिजर्वेशन देंगे? तब तो ये पूरा तो पूरा एकदम पॉलिटिकल बेसिस ही हो गया। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये जो एक वर्ड का यूज किया था, क्वांटिफिएबल डेटा टू सपोर्ट द एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ रिजर्वेशन, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये लीगल इंपरेटिव में आ जाएगा कि लीगल इशू से बचने के लिए हमें ये डेटा की जरूरत होगी। पॉलिसी टारगेट की बात करते हैं तो यहाँ पर यह भी कहा गया कि अगर हम एजुकेशनल या एम्प्लॉयमेंट में अगर हमें रिजर्वेशन देना है किसी भी कम्युनिटी को, ठीक है, या कोई भी रिलेटेड हमें स्कीम्स बनानी है, तो वी शुड हैव सम एक्यूरेट डेटा जिसके बेसिस पर हम क्या कर सकते हैं कि ये इस तरीके की पॉलिसीज बना सकते हैं। ठीक है, बट द रियल सिचुएशन में यह कहा गया कि टू असेस द एग्जैक्ट ग्राउंड सिचुएशन बिकॉज in at least 30 states and union territories the reservation of backward class had crossed the। तो यहाँ पर यह कहा गया कि जो रियल सिचुएशन है, रियल सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो स्टेट्स हैं या यूनियन टेरिटरीज हैं जहां पर आपको रिजर्वेशन दिया गया है, खास करके ओबीसी की हम बात कर रहे हैं, तो वो क्या है कि अपर लिमिट को एग्जिस्ट कर चुका है, अपर लिमिट से आगे जा चुका है। ओबीसी को कितना रिजर्वेशन मिलता है? ठीक है, बताइए, पता है? 27%। ठीक है, 27% ओबीसी को रिजर्वेशन मिलता है। ये अपर लिमिट है 27%। और ओवरऑल जो अपर लिमिट होता है वो 50% होता है। सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि कुल मिला के जो आप रिजर्वेशन दे रहे हैं ओबीसी एसटी एसटी जितना भी रिजर्वेशन दे रहे हैं वो कुल मिला के 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, बट इन रियल सिचुएशंस जो बहुत सारे स्टेट यूनियन टेरिटरी है वहां पर ये रिजर्वेशन अपर लिमिट को भी क्रॉस कर जाता है, लेकिन वो पता नहीं चलता। क्यों पता नहीं चलता? बिकॉज वी डोंट हैव डेटा, हमारे पास डेटा ही नहीं है। तो जब हमारे पास डेटा ही नहीं है तो हमें पता ही नहीं चलता। ठीक, जस्टिफाई रिजर्वेशन, आप रिजर्वेशन को किस तरीके से जस्टिफाई करेंगे? फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मोस्ट एस्टिमेट्स ये है कि ओबीसी का पॉपुलेशन हमारे पॉपुलेशन में 40% है, लेकिन ओबीसी का रिजर्वेशन कितना मिला है? 27%। ठीक है, और ये 40% जो पॉपुलेशन है ओबीसी का, ये क्या है? ओनली एस्टिमेट है, ये अंदाजा है, क्योंकि हमारे पास डेटा नहीं है। ठीक है, तो अंदाजा हमने लगा लिया कि 40% पॉपुलेशन है और 27% हमने ओबीसी को रिजर्वेशन दे लिया। ठीक है, अगर हमारे पास डेटा होता तो हमें एग्जैक्ट ये पता होता कि एक्चुअल में कितना पॉपुलेशन है किसका, एससी एसटी का कितना है या ओबीसी का कितना है। एससी एसटी का तो पता है, तो ओबीसी का एग्जैक्टली कितना है, तो हम उसके अकॉर्डिंग रिजर्वेशन दे पाते। ठीक है, तो रिजर्वेशन को जस्टिफाई करने के लिए कि अगर हमने 27% रिजर्वेशन दिया है तो क्या उसके प्रोपोर्शन में उनका पॉपुलेशन है? ठीक, तो इस चीज को जस्टिफाई करना होगा ना, तो उसको जस्टिफाई करने के लिए भी आपके पास डेटा होना चाहिए। आपने सिर्फ मान लिया 40% है, हो सकता है ये 40% से कम हो, 30% हो सकता है वो 40% से ज्यादा हो, 50% हो, एनीथिंग में भी पॉसिबल। ठीक है, सिर्फ 2011 में आपने एक सेंसस लिया, उससे पहले आपने 1931 का सेंसस आप लेके यूज कर रहे हैं। तो 1931 के पास देश कितना बदला है, कितनी जनसंख्या बदली है, पर इसमें जनसंख्या में जो डिफरेंट कैटेगरीज हैं उनका प्रोपोर्शन कितना बदला होगा। ओके, तो जस्टिफाई नहीं हो पाएगा आप रिजर्वेशन जो दे रहे हैं। दैट्स व्हाई नीड सम कास्ट बेस्ड सेंसस। कॉन्स्टिट्यूशनल इम्परेटिव्स की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है कि वी शुड हैव सम कास्ट सेंसस भी होना चाहिए। जैसे आर्टिकल 340 में आपको ये मेंशन मिलेगा कि क्रिएशन ऑफ अ कमीशन
to evaluate the condition of socially and educationally disadvantaged and offer recommendation to government on what steps should be done। यहाँ पे शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको। तो जो आर्टिकल 340 है इसमें ये बात कही गई है कि हमारे पास एक ऐसा कमीशन होना चाहिए जो कि सोशली एंड एजुकेशनली जो डिसएडवांटेज पर्सन है या जो कम्युनिटी या कैटेगरी है उनको आइडेंटिफाई करना और गवर्नमेंट को वो कमीशन रिकमेंड करे कि क्या क्या स्टेप्स आपको लेने चाहिए। तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली आर्टिकल 340 भी कहता है कि हमारे यहाँ कास्ट सेंसस होना चाहिए। ओके, दैट्स व्हाई इट इज यहाँ पे कहा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो इनकरेजेस द कंडक्ट ऑफ द कास्ट सेंसस। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम डेमोक्रेटिक नीड की, कि हमारे जैसे लोकतंत्र में एक ऐसे भी आवश्यकता है कि इस तरीके का डेटा हमारे पास होना चाहिए। ठीक है, वाई? बिकॉज इट विल ब्रिंग अप स्लीव ऑफ कंसर्न्स दैट एनी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट शुड बी कंसर्न अबाउट। यानी कि जहां पर डेमोक्रेटिक सरकार है, जहां पर डेमोक्रेटिक सिस्टम है, लोकतंत्र है, वहां पे सरकार को ये चीजें पता होनी चाहिए कि हमारी पॉपुलेशन में किसका कितना प्रोपोर्शन है। ओके, और उसके अनुसार उस पॉपुलेशन को किस तरीके की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है, उस प्रॉब्लम्स को भी दूर करना हमारे डेमोक्रेटिक सरकार या किसी भी डेमोक्रेटिक सरकार की एक नैतिक जिम्मेदारी भी होती है। ठीक है, दैट्स वाई कि डेमोक्रेटिक नीड को भी ध्यान रखते हुए, डेमोक्रेटिक एथिक्स को भी ध्यान में रखते हुए हमारे पास इस तरीके का डेटा होना चाहिए। बिकॉज दिस सेंसस विल प्रोवाइड सम कास्ट बेस्ड मार्जिनलाइजेशन, deprivation and the types of jobs that a caste pursue among other things। इससे क्या हमें पता चलेगा? कास्ट बेस्ड मार्जिनलाइजेशन पता चलेगा। मार्जिनलाइजेशन और डेप्रीवेशन यानी कि कौन सी पर्टिकुलर कास्ट है जिनको ज्यादा जरूरत है सपोर्ट की, हेल्प की, जो ज्यादा मार्जिनलाइज्ड है, जो पुअर है, जो डेप्रीवेशन है, जिनके यहाँ स्कीम नहीं पहुंच पा रही, प्रोग्राम्स या बेनिफिट्स नहीं पहुंच पा रहे हैं। ठीक है, इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल आपको दूं। अभी मैं कल ही बात कर रहा था अपने एक फ्रेंड से, वो लोग काम करते हैं ग्राउंड लेवल हेल्थ में काम करते हैं, तो उनका काम जनरली होता है ये कि काउंसलिंग करना, अवेयरनेस फैलाना, खास करके आंगनबाड़ी और एनएमएस जो एनएम्स होती है या फिर गांव के लेवल पे डिफरेंट हेल्थ इंस्टीट्यूशंस के साथ मिलके। तो उन्होंने बताया ना कि ऐसा देखिए लोगों को बहुत चीज़ें पता भी नहीं है। अब उन्होंने बताया जैसे कि भारत सरकार की स्कीम है जिसमें प्रेग्नेंट महिलाओं को 6,000 रुपये मिलते हैं। आपको पता है, या तो बहुत लोगों को पता नहीं है या बहुत लोगों को पता भी है ना, तो वो लोग जाते नहीं है। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि वहाँ जाके कौन जाएगा, वहाँ जाने पर पैसे देने पड़ते हैं लोगों को सरकारी कर्मचारियों से काम कराने के लिए। ओके, उसी तरीके से जैसे कि भारत सरकार की स्कीम है जिसमें प्रेग्नेंट महिलाओं की जो टेस्ट वगैरह होती है ना, जो आपको या तो सोनोग्राफी कराना हो या फिर जो भी टेस्ट वगैरह होती है उनके लिए, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है भारत सरकार की स्कीम के तहत। ठीक है, लेकिन अब उसमें भी लोग कराने वो टेस्ट नहीं जाते, वो कहते हैं कि वो पैसा देना पड़ता है, क्योंकि हॉस्पिटल वाले कहते हैं कि ये टेस्ट जो होगा वो यहाँ पे नहीं होगा, आपको बाहर कराना पड़ेगा। तो जब वो बाहर कराने जाएंगे हॉस्पिटल से, सरकारी हॉस्पिटल से, तो फिर उनको पैसा देना ही पड़ेगा। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि वहाँ पे फैसिलिटी नहीं होगी, फैसिलिटी हो भी सकती है, लेकिन डॉक्टर कभी कभी जनरली इसलिए भी मना कर देते हैं ना क्योंकि बाहर वाले से उनको कमीशन मिलता है। मैं बता रहा हूँ कि एक डॉक्टर जितना अपने ओपीडी से नहीं कमाता है ना, उतने ज्यादा वो मेडिसिन और जो पैथोलॉजिस्ट होते हैं उनके कमीशन से कमाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊँ कि अगर आप डॉक्टर के पास अगर आप दिखाने जाए तो 500 रुपये उसकी फी है। ठीक है, 500 रुपये इसकी फी है। वो आपको अगर 1,000 रुपये की दवा देता है ना, तो उस 1,000 रुपये की दवा पर 30 से 50% का उसका कमीशन होता है। 30 से 50% का कमीशन होता है एमआरपी पे। यानी कि उसने अगर आपको 1,000 रुपये की दवा दी तो उस पे समझ लीजिए कि करीब 500 रुपये उसका कमीशन है। 500 रुपये कमीशन उसने आपको टेस्ट के लिए कहीं पर भेजा, और वो आपको वहीं पर भेजेगा जहाँ पर उसका अटैचमेंट होता है। अगर हम कहीं दूसरी जगह से टेस्ट करा लिया तो फिर वो जल्दी वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, वो एक्सेप्ट नहीं करता है, कहता है कि नहीं हम इसको नहीं देखेंगे, ये रिपोर्ट में वैलिड नहीं करता। वहाँ पे टेस्ट भी कराइए जाएगा तो कोई भी छोटा सा टेस्ट भी होगा ना, तो भाई 150 से 200 रुपये लगने हैं, वहाँ पर भी उसका कमीशन है 20-30%, तो वहाँ से भी। तो अगर 600 रुपये 100 रुपये वहाँ पर मान लीजिए, तो वो सिर्फ 600 रुपये कमीशन से उसने कमा लिया। उसको आपने फी कितना दिया था? मात्र 500। तो उनकी जो फी होती है उससे ज़्यादा वो कमीशन से कमाते हैं। और ये सबका है, ये प्राइवेट डॉक्टर का भी है, सरकारी डॉक्टर का भी है ज्ञान है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें नहीं पहुँचती हैं उनके यहाँ तक। तो एक्चुअली में स्कीम्स बहुत सारी हैं, लेकिन जिसके यहाँ तक वो पहुँचनी चाहिए ना, वहाँ तक वो नहीं पहुँच पाती है। समस्या यही है। ओके, खैर आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ पर कुछ हम बात करते हैं स्टैटिस्टिकल एस्पेक्ट की बात करते हैं। तो स्टैटिस्टिकल जस्टिफिकेशन भी होना चाहिए। ठीक है, कि अगर कोई वेलफेयर स्कीम्स या प्रोग्राम्स लेके आ रहे हैं किसी भी सेक्शन के लिए, तो उनका पॉपुलेशन कितना है,
या प्रोपोर्शन कितना पूरे पॉपुलेशन में, ठीक है, उनको कितना देना चाहिए आपको वेलफेयर स्कीम से प्रोग्राम की तरफ जो भी सहायता अगर आप दे रहे हैं, मॉनिटरी या नॉन मॉनिटरी जिस तरीके का भी बेनिफिट हो, वो कब पता लगेगा, उसके लिए आपको पता होना चाहिए ना कि व्हाट इज द डेटा एक्चुअल की पॉपुलेशन क्या है किसी सेक्शन का। तो स्टैटिस्टिकल जस्टिफिकेशन भी होना चाहिए। लैक ऑफ अपडेट इन एग्जिस्टिंग डेटा, जैसे मैंने आपको बताया कि 1931 का डेटा ओबीसी का है, उसके बाद डेटा ही नहीं था, सीधा 2011 में डेटा आता है। तो 1931 के बाद और 2011 से पहले ओबीसी को जो रिजर्वेशन दिए जाते थे या बेनिफिट्स दिए जाते थे, वो सब एस्टिमेट था, वो सब हवा में था और कुछ था नहीं एक्चुअल में, डेटा था ही नहीं, ठीक है। अब उसके अलावा अगर हमारे पास डेटा होना चाहिए, जैसे हम एलपीजी सिलेंडर दी जाती है पूरे फैमिली को, रूरल हाउसिंग प्रोवाइड किए जाते हैं, तो जिसको भी प्रोवाइड किए जाते हैं उसका हमारे पास डेटा होनी चाहिए, ठीक। ऐसा तो हम नहीं कह देंगे ना कि सभी को हम रूरल हाउसिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, ऐसा हमने कह दिया कि पूरे ओबीसी को रूरल हाउसिंग फ्री, तो समझ रहे हैं कि बजट पे कितना उसका प्रेशर आ जाएगा, कितना पॉपुलेशन ओबीसी का पता ही नहीं है, और हर ओबीसी आएगा कि भाई आपने कहा था कि हमें दीजिए, वो आपने कहा है तो आपको देना पड़ेगा, नहीं तो फिर बीच में मॉडिफाई करना पड़ेगा उसको, ओके। तो यही समस्या है। नीड ऑफ कंटेम्प्रेरी डेटा, तो शुड कैप्चर कंटेम्प्रेरी डेटा इंडियन सोसाइटी टू अंडरस्टैंड द रेमेडीज एंड इनइक्वालिटीज, ठीक है। तो आपके पास वो डेटा होना चाहिए ताकि आप इनइक्वालिटीज को समझे, प्रॉब्लम्स को समझे, और फिर उसके अकॉर्डिंग ही आप क्या करें कि रेमेडीज वगैरह जो होती है या सॉल्यूशन वगैरह जो होता है उसको आप प्रोवाइड करें। इसके बाद बात करते हैं सोशल एस्पेक्ट की। तो सबसे पहले इसमें यहाँ पर भी जो ग्रीन कलर में है ना वही लिखना है, उसके बाद अगर आपको जरूरत महसूस हो तो आगे का उसमें ऐड करके लिखना है। सबसे पहले चीज डिस्पेल कास्ट माइथ, कास्ट मिथ्स। कास्ट मिथ्स जो होती है ना कि कास्ट बेस्ड एम्बिग्यूटीज होती है, इनइक्वालिटीज या डिस्क्रिमिनेशन होती है, ठीक है, उसको दूर करने के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा गया है कि कभी कभी एलिगेशन लगाया जाता है कि जो लिंगायत्स होते हैं ना, लिंगायत्स यानी कि जो शिव की पूजा करते हैं, इनका population most numerous caste in Karnataka. As a result, the census can expose the truth about it. तो ऐसा कहा जाता है कि बहुत सारे लिंगायत जो हैं वो कर्नाटका में पाए जाते हैं, कर्नाटका में इनकी अच्छी खासी पॉपुलेशन है, ऐसा कहा जाता है, एलिगेशन है ये, बट हमारे पास कोई ऐसा डेटा ही नहीं है कि हम कह सके कि सही में ये पाए जाते हैं, नहीं, ठीक है। तो इससे क्या होता है ना कि डिस्क्रिमिनेशन होता है। जैसे हमने असम में देखा ना, असम में कास्ट बेस का तो इतना इशू नहीं है, असम में माइग्रेंट्स वाला इशू है। तो असम में माइग्रेंट्स का अगर इशू है तो सरकार को ये पता होना चाहिए ना कि कितने माइग्रेंट्स हैं, तो वहां पर एनपीआर कराया गया माइग्रेंट्स को पता करने के लिए, ठीक है। उसी तरीके से हर स्टेट में अगर किसी को एलिगेशन लग रहा है या किसी को समझा जाता है कि इनका पॉपुलेशन ज्यादा है उनका कम है, तो उसको भी जस्टिफाई करने के लिए शुड हैव सम टू एड्रेस परवेसिव इनइक्वालिटीज, जैसे कि वेल्थ, रिसोर्स, एजुकेशन की वजह से जो इनइक्वालिटीज क्रिएट होती है उनको दूर करने के लिए भी आपके पास डेटा होना चाहिए। रिड्यूस इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन एरर्स, इसका मतलब क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उस कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते हैं लेकिन फिर भी उनको उसमें ले लिया जाता है, ठीक है। जैसे बहुत लोग ओबीसी से बिलोंग नहीं करते लेकिन उन्होंने अपना ओबीसी का सर्टिफिकेट बना रखा है, बहुत लोग एलपी बीपीएल की कैटेगरी में नहीं आते लेकिन वो बीपीएल की कैटेगरी का बनवा के फिर एलपीजी सिलेंडर वो मुफ्त में लेते हैं, ठीक है, वो बीपीएल के कार्ड बनवा के वो राशन मुफ्त में ले रहे हैं, ठीक। तो ये जो इंक्लूजन होता है ना, फेक इंक्लूजन, इनको भी रिड्यूस किया जाए, इसके लिए डेटा होना चाहिए। एंड एक्सक्लूजन एरर्स जो होते हैं, यानी कि जो जेन्युइन बेनिफिशरीज हैं, जो जेन्युइन लोग हैं जिनका उसमें इंक्लूजन होना चाहिए, वो एक्सक्लूड हो गए हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे पुअर पीपल मिलेंगे जो बीपीएल की कैटेगरी में आते हैं, वो उनका मैक्सिमम लोगों का आपको एक्सक्लूजन मिलेगा, क्यों? क्योंकि उनके पास कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं है, क्योंकि उनके पास कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं है प्रूफ करने के लिए कि वो बीपीएल की कैटेगरी में आते हैं। घर नहीं है, कहाँ से बनवाएंगे? कोई कास्ट बेस डॉक्यूमेंट उनका नहीं है, वो कैसे बनवाएंगे? बहुत ऐसे लोग होते हैं ना जो माइग्रेंट्स होते हैं, जो दूसरे स्टेट्स में जाते हैं, उनके पास कोई ऐसा डेटा नहीं है, तो वहाँ की स्कीम्स का कैसे वहाँ पे फायदा लिया जाए, जिसके लिए वन राशन कार्ड वाला, वन नेशन राशन कार्ड वाला कंसेप्ट आया था, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं इसमें। कास्ट ऑफर प्रिविलेजेस, कास्ट जैसे मैंने कहा कि कास्ट से निगेटिविटी में भी आपको होता है और कास्ट में पॉजिटिविटी भी है। तो कुछ कास्ट है निगेटिव, यानी कि चीज निगेटिव का मतलब इससे डिस्क्रिमिनेशन भी मिल जाता है, और कुछ कास्ट की वजह से पॉजिटिव इससे प्रिविलेजेस भी मिलते हैं, खासकर जो अपर क्लास के लोग होते हैं उनको प्रिविलेजेस भी मिल जाते हैं। लेकिन अगर मैं स्कीम और आपको प्रोग्राम्स के बारे में बात करूं, तो ये जो सेक्शन होता है ना, उनके मामले में वो बेनिफिशियरी हो जाते हैं, ठीक है। तो जो लोअर कास्ट है जनरली सोशल डिस्क्रिमिनेशन में तो वो आ जाते हैं बिल्कुल नीचे, लेकिन जब उनको हम स्कीम्स की या वेलफेयर स्कीम्स के तहत कोई बेनिफिट्स दे रहे हैं तो वहां पर उनको प्रिविलेज मिल जाता है। तो प्रिविलेज का मतलब कई तरीके से होता है,
प्रिविलेज का मतलब ऐसा नहीं है कि दिस इज ओनली द सोशल प्रिविलेज, ठीक है। अब भले यहाँ पे सोशल है तो सोशल प्रिविलेज में क्या होता है, जो लोअर कास्ट है वो डिस्क्रिमिनेशन वाली कैटेगरी में, और जो अपर कास्ट है वो आपको यहाँ पर प्रिविलेज वाली कैटेगरीज में हो जाता है। लेकिन यही को सोशल के अकॉर्डिंग हम और भी चीज़ों को अगर ले स्कीम्स के तहत पे, तो वहाँ पर ये बेनिफिशियरी हो जाते हैं, यहाँ पर वो बेनिफिशियरी नहीं होते हैं, ठीक है। खैर उतना नहीं जाना है, जस्ट आप पॉइंट को यहाँ रखिए, कास्ट ऑफर प्रिविलेज ऑल्सो कैसे टू अपर क्लास अकॉर्डिंग टू सोसाइटल नॉर्म्स दैट कास्ट डज नॉट मार्जिनलाइज, ठीक है। तो कास्ट का जैसा मैंने कहा ना कि हम जैसा कि एक निगेटिव लेके चलते हैं, कास्ट सिस्टम इज निगेटिव नॉट, बट कास्ट सिस्टम ऑलवेज जो होता है ना मार्जिनलाइज नहीं करता है। कास्ट सिस्टम में केवल एक ही तबका होता है लोअर कास्ट वाला जो मार्जिनलाइज होता है, अदरवाइज अपर कास्ट क्लास जो होता है ना वो ज्यादा मार्जिनलाइज नहीं होता। इसमें भी कंडीशन है, इट इज नॉट ऑलवेज। अपर क्लास में भी जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड लोग हैं, जिनके पास पैसे की कमी है, फाइनेंशियल वीकर सेक्शन है, वो मार्जिनलाइज है, लेकिन वो अलग तरीके से मार्जिनलाइज है। वो इकोनॉमिकली मार्जिनलाइज्ड है, वो सोशली मार्जिनलाइज्ड नहीं है, ठीक है। सोसाइटी के अकॉर्डिंग अभी वो अपर क्लास है तो उसका वो स्टेटस रहता है, ठीक है, लेकिन इकोनॉमिकली रूप से वो मार्जिनलाइज हो जाता है। वहीं पर लोअर क्लास की अगर हम बात करें तो लोअर क्लास वैसे सोसाइटी के रूप में डिस्क्रिमिनेशन या मार्जिनलाइज है, लेकिन आज भी लोअर क्लास में ऐसे ऐसे फैमिलीज या आपको देखने को मिलेंगी कि उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है। तो ये बहुत ज़्यादा पैसा हो जाने की वजह से जो फिनेंशियल अगर हम बात करें तो फिनेंशियली वो स्ट्रॉन्गर सेक्शन में भी आ जाते हैं, ठीक है। तो कास्ट का मतलब इट इज नॉट ऑलवेज मार्जिनलाइजेशन, ये डिपेंड करता है कि कौन से कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में अलग चीज हो जाती है, फाइनेंशियल कॉन्टेक्स्ट में अलग बात हो जाती है, और उसके अंदर में भी कुछ फैमिली अगर पुअर है तो फिर उसका अलग हो जाएगा, कोई पैसे वाला है तो उसका अलग। रेट्स अवे कास्ट रेजिडिटीज, तो सरकार को ऐसा करना चाहिए कि जो कास्ट बेस्ड रेजिडिटीज है, ठीक है, जिससे समस्याएं क्रिएट होती हैं और जिससे डिस्क्रिमिनेशन वगैरह क्रिएट होती है वो दूर होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर बात की जाए, सचर कमेटी आई थी, उसका रिकमेंडेशन था। तो सचर कमेटी बेसिकली आई किस लिए थी, टू इन्वेस्टिगेट द सोशियो इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल स्टेटस ऑफ इंडिया मुस्लिम कम्युनिटी। ध्यान में रखिएगा, ये मुस्लिम कम्युनिटी के लिए बनाई गई थी कि मुस्लिम कम्युनिटी का जो सोशियो इकोनॉमिक और एजुकेशनल स्टेटस है उसके बारे में आप रिपोर्ट दीजिए, ठीक है। तो इन्होंने कहा था कि हमारे पास एक रिलीजियस डेटा तो होना चाहिए, ताकि ये पता होना चाहिए कि जो माइनॉरिटी है वो कितने डिसएडवांटेज वाली सिचुएशन में है, ठीक है। तो इसी तरीके से रिलेटेड कुछ 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 डेटा ऐसा होना चाहिए जो हमें कास्ट के बेसिस पर भी होना चाहिए। तो सचर कमीशन किस लिए बनाएगा, मुस्लिम कम्युनिटी को ध्यान में रख के कि मुस्लिम कम्युनिटी में जो कोई सोशियो इकोनॉमिक या फिर एजुकेशनल बैकवर्ड अगर क्लास है तो उसके बारे में आप बताइए। तो उसी तरीके से हमारे यहाँ कास्ट बेस्ड सेंसस भी होना चाहिए, जिसमें सोशियो इकोनॉमिक और एजुकेशनल बैकवर्ड जो कास्टेस हैं उनके बारे में भी डेटा हमारे पास होना चाहिए। इसके बाद हम आर्गुमेंट अगेंस्ट में बात करते हैं। अभी तक हमने फेवर में बात की कि क्यों कास्ट सेंसस होना चाहिए, अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि क्यों नहीं होना चाहिए अगेंस्ट में। तो पॉलिटिकल, सबसे पहले नॉट एन आइडियल पॉलिसी टू, सबसे पहले ये कहा गया कि कास्ट सेंसस जो है ये कोई ऐसा टूल मतलब सही टूल नहीं है जिसको टारगेट करके आप पॉलिसी बनाए, ठीक है। तो दिस इज एक्चुअली विल कॉम्प्रोमाइज द इंटीग्रिटी ऑफ द सेंसस, क्योंकि सेंसस का इंटीग्रिटी होता है ना कि पॉपुलेशन को ध्यान में रखना और डिफरेंट सेक्शन को लाना, लेकिन उसमें भी अगर आप माइनर माइनर चीजों में जाके अगर कैटेगराइज करेंगे ना कहीं वो क्या करेगा, डिवीजन क्रिएट करता है, एंड दैट विल क्रिएट द प्रॉब्लम ऑफ वोट बैंक पॉलिटिक्स। तो जैसा मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, 1980s के बाद इंडिया में कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स भी यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है, और उसके बेसिस पर कई सारी आपको रीजनल पार्टीज भी बनी हुई है, वो आपको पता है। इंक्रीज फाइट फॉर रिजर्वेशन, जब पता होगा हर सेक्शन को, अब ओबीसी के बीच में भी बहुत क्लासिफिकेशन है, बहुत सारे आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि पटेल्स, गुज्जर, जाट या अदर कम्युनिटीज जो होते हैं वो डिमांड का रिजर्वेशन करते हैं, आए दिन सड़क जाम करना, रेलवे लाइन जाम करना। तो ये सब चीजें जो होंगी ना ये धीरे धीरे और बढ़ जाएंगी, ठीक। रॉन्ग रिजर्वेशन पॉलिसी, द वे रिजर्वेशन प्रैक्टिस इन द कंट्री इट इज इनवेरिएबली लीड टू elites among the caste and communities। यहाँ पे शायद दिखाई नहीं दे रहा हो आपको, ठीक है। तो रॉन्ग रिजर्वेशन पॉलिसी का कहा गया है ना कि बेसिकली इसकी वजह से क्या है ना कि डिफरेंट कास्ट और कम्युनिटीज में कुछ इलिट्स लोग यहाँ पर बन गए हैं। जैसे कि आपको पता है कि भले कोई लोअर क्लास है या लोअर कास्ट है, लोअर कास्ट में भी कुछ लोग या फैमिली ऐसी होती है जिनके पास बहुत पैसा होता है, वो इलिट्स की कैटेगरी में आ जाती है, ठीक। अब मैं इसका एक एग्जांपल देता हूँ, एक हमारे पड़ोसी हैं, वे भी एचसी की कैटेगरी में आते हैं वो। तो उनके फादर कैनरा बैंक में आपको वो थे, क्या कहते हैं, मैनेजर। उनका लड़का एलआईसी में ऑफिशियल पद पे है, और लड़के की जो पत्नी है वो आपको गवर्नमेंट टीचर है,
गवर्नमेंट टीचर है, और उनका भाई जो है पॉलिटिकली एक्टिव और काफ़ी इन्फ्लुएंशियल है। उनके पास सैकड़ों एकड़ ज़मीनें हैं, कई सारे कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह हैं, लेकिन उसके बाद भी ये लोग दे आर टेकिंग द एडवांटेज ऑफ रिजर्वेशन। तो अब इनको जो रिजर्वेशन मिल रहा है ना, अब ये जस्टिफिकेशन वाला नहीं है उतना। अब ये रिजर्वेशन उनको मिलना चाहिए जिनको ज़रूरत है एक्चुअली में। तो इस वजह से कहा गया ना कि हमारे यहाँ जो रिजर्वेशन देने की पॉलिसी है ना, वो गलत है। उसमें मॉडिफिकेशन करना चाहिए, ये ना कि कास्ट सेंसस आपको लाएं और फिर डिफरेंट सेंसस को अलग अलग तरीके से आप रिजर्वेशन प्रोवाइड करें। ठीक है, प्रोसीजरल इश्यूज की बात करें तो प्रोसीजरल डिफिकल्टीज है, ठीक है, काफ़ी परेशानियां आएंगी। परेशानियां क्यों आएंगी कि बहुत सारे अपने कास्ट लोग, क्या होता है ना कि अपने कास्ट छुपाते हैं, ठीक है, तो अपने कास्ट उसमें वो सेंसस में लिखवाएंगे ही नहीं। जैसे कि मान लीजिए किसी ने इंटर कास्ट मैरिज कर लिया, इंटर कास्ट मैरिज है, अब इंटर कास्ट मैरिज में कौन सा मैरिज होगा, उनके जो बच्चे होंगे, चिल्ड्रन होंगे, वो किस कास्ट में होंगे, तो बहुत सारे लोग क्या होता है ना कि अपनी कास्ट को छिपाते भी हैं और सेंसस में इंक्लूड नहीं करवाते हैं, तो प्रोसीजर डिफिकल्टीज आएंगी। इफेक्ट इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, जैसे मैंने आपको कहा कि 2021 में इसको हटा दिया गया कास्ट बेस्ड सेंसस को। कास्ट डेटा कलेक्शन इज डिफिकल्ट, वही मैंने आपको जो भी बताई, जैसे कि डिफरेंट स्टेट्स होते हैं, कास्ट सेम कास्ट इज स्पेल्ड डिफरेंटली, हर स्टेट में हर कास्ट अलग अलग तरीके से होता है। कुछ स्टेट में वो कास्ट जो होता है जनरल के तौर पे आता है, कुछ स्टेट में वो कास्ट ओबीसी के तौर पे आता है, ठीक है, तो हर कास्ट में हर स्टेट में ये थोड़ी व्यवस्था अलग अलग है, तो आप इसको यूनिवर्सली नहीं ले सकते रिजर्वेशन देने के लिए भी, तो ये प्रॉब्लम आती है। लेकिन SC ST वाला तो सही है, अब जहाँ पर एक SC है वो दूसरी जगह SC भी वही है, ST भी वही है, लेकिन प्रॉब्लम ये OBC में आती है। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि OBC में कई कैटेगरीज ऐसी होती है कि दूसरे स्टेट में वो जनरल में हो गए और किसी और स्टेट में OBC में हो गए, तो ये जो प्रॉब्लम्स आएगी तब वहां पर इन यूनिफॉर्मिटी रखना, ठीक है, एक समान इक्वालिटी रखना वो मुश्किल हो जाता है। Caste is context dependent. For example, even if their qualifications are superior to those of an upper class candidates, people with Dalit last names are less likely to be contacted for job interviews. ठीक है, तो यहाँ पर ये कहा गया कि इवन आप देखेंगे कि इवन आप यहाँ पर ये देखेंगे कि खास करके वैसे लोग जिनका क्वालिफिकेशन अच्छा है लेकिन वो लोअर क्लास से बिलोंग करते हैं और इनका क्वालिफिकेशन बहुत बढ़िया है, वहीं अपर क्लास की बात करें, अगर इनका क्वालिफिकेशन अच्छा नहीं है तो फिर भी यहाँ पर आपको डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है। दिस आर लेस लाइकली टू बी कॉन्टेक्टेड फॉर जॉब इंटरव्यूज और प्रोवाइडिंग जॉब्स। तो यहाँ पर कास्ट बेस्ड जो होता है, कास्ट जो होता है ना, कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट हो जाता है, और भी बाकी चीज़ों के लिए भी, जॉब हो गया या फिर एजुकेशन हो गया, उन सब चीज़ों के लिए। चलिए थर्ड पॉइंट देखते हैं। यहाँ पे हम अगेंस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, वी आर टॉकिंग अबाउट अगेंस्ट। सोशल की बात करें, कास्ट सेंसस विल रीइंफोर्स कास्ट डिवीजन, जैसे मैंने कहा कि डिफरेंट और भी उसमें माइनर कास्ट आ जाएंगे उनकी, तो ये आपको कास्ट डिवीजन भी देखने को मिलेगा। राइजिंग असर्टिव्स, यानी कि इससे क्या होगा कि मोर स्टेट्स इग्नोर आउट कास्ट एंड मोर द टेंडेंसी टू प्रिजर्व कास्ट एंड प्रोटेक्टेड। ठीक है, तो बहुत सारे स्टेट्स में आप देखेंगे कि कास्ट पे ध्यान नहीं देते हैं, तो वैसे स्टेट्स में क्या होता है ना कि कास्ट प्रिजर्व भी और प्रोटेक्ट होने का भी ध्यान आपको मिलता है, लेकिन अगर आप कास्ट बेस सेंसस ला देंगे तो फिर उनका प्रिजर्वेशन नहीं होगा, फिर उनका गलत इस्तेमाल होने लगेगा। सोशल फ्रेगमेंटेशन आपको देखने को मिलेगा एंड ओपोजिशन फ्रॉम रिलीजियस ग्रुप्स। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि अगर आप कास्ट लेके आएंगे तो कास्ट केवल हिंदू में ही है, कास्ट केवल हिंदू में नहीं है, आपको दलित मुस्लिम भी मिलेंगे, आपको दलित क्रिश्चियन भी मिलेंगे, ठीक है, आपको दलित सिख भी मिलेंगे, तो फिर इतना जब क्लासिफिकेशन होगा ना तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होती है समस्या में, इस वजह से आपको रिलीजियस ग्रुप के द्वारा भी अपोजिशन यहाँ पर देखने को मिलता है। तो इट इज नॉट अबाउट ओनली हिंदुइज्म। स्टेटिस्टिकल की बात करें, डेटा मैनिपुलेशन आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है, कि जो भी डेटा आएगा तो उसको हम डेटा को गलत तरीके से यूज कर हो सकता है, टारगेट खास करके किया जा सकता है स्पेसिफिक कम्युनिटी को, ऑन एंड सेंसरिंग ऑफ डेटा। ठीक है, तो डेटा का मतलब क्या हुआ कि डेटा हैज बीन कलेक्टेड बट हैज नॉट मेड पब्लिक। ऐसा होता है कि कभी कभी डेटा को कलेक्ट कर लिया जाता है लेकिन वो पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं किया जाता, तो वहां पर भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। इट इज ऑल अबाउट डेटा। इसके बाद बात करते हैं एथिकल मोरल वैल्यूज हैं जो अगेंस्ट है कास्ट सेंसस नहीं होना चाहिए, लाइक कास्ट करप्शन लाइक मोरल पॉलिटिकल, बिकॉज नाउ इन इंडिया देयर इज रिलीजियस और कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स, नॉट डेवलपमेंट बेस्ड पॉलिटिक्स। आज हर कोई या तो रिलीजन के बेस पे वोट मांग रहा है या तो कास्ट के बेस पे वोट मांग रहा है, कोई काम के वोट बल पे वोट नहीं मांग रहा। ठीक है, तो इससे क्या होता है ना कि कास्ट करप्शन क्रिएट होता है एंड विल अगेन strengthen the caste identities। एक स्पेसिफिक कास्ट
कि अगर सरकार बन जाती है, उससे रिलेटेड कोई आपको पॉलिटिकल मूवमेंट होता है, तो इससे क्या होता है ना कि दूसरे जो कास्ट वाले लोग हैं उनके लिए डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट करता है एंड कॉन्ट्राडिक्टिंग द ऑफिशियल गोल ऑफ इरेजिंग देम, जबकि हमें उसे खत्म करना चाहिए। ओके, नाउ वल्नरेबल ओपन माइंडेड कैटेगरीज, कुछ ओपन माइंडेड कैटेगरीज होती हैं, वो वल्नरेबल हो जाएंगी, उनको प्रॉब्लम होगी अगर कास्ट बेस्ड सेंसस होता है तो, जैसे कि ऑर्फेन्स हो गए या डेस्टिट्यूट चिल्ड्रंस हो गए, ठीक है, या फिर जो माइग्रेंट्स हैं जो कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं, या फिर इंटर कास्ट मैरिजेस की वजह से जो चिल्ड्रन पैदा हुए, बच्चे पैदा हुए, उनके साथ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक ओपन इंडेड कैटेगरीज होती है, ठीक है, जो ऑलरेडी सोसाइटी में एक डिस्क्रिमिनेशन को झेल रही हैं, और उसके अलावे अगर आप तो ये सब लेके आते हैं कास्ट बेस्ड सेंसस, और तो वो कहीं ना कहीं और वल्नरेबिलिटी उनके लिए क्रिएट हो सकती है। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। तो हमने यहाँ पे दो बातें की कि जो कास्ट सेंसस है, ठीक है, कास्ट सेंसस है, तो इसमें एक तो हमने फेवर में बात की कि क्यों होना चाहिए वाई, और एक हमने यहाँ पे अगेंस्ट में बात की कि क्यों नहीं होना चाहिए वाई। ठीक है, तो दोनों चीजों में हमने काफी अच्छे से समझा। फेवर में हमने सोशल भी देखा, फिर हमने अब पॉलिटिकल भी देखा, ठीक है, हमने इसमें फिर आपको स्टेटिस्टिकल भी देखा, ठीक है, उसी तरीके से हमने अगेंस्ट में भी ये तीनों देखा, सोसाइटी, पॉलिटिकल, स्टेटिस्टिकल देखा, एथिक्स भी इसमें हमने देखा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने इसमें देखी। तो हमारे पास देखिए, हमारे पास जो वेराइटीज है ना पॉइंट्स की, वो बहुत ज्यादा हो जा रही है, बहुत ज्यादा वेराइटीज हो जा रही है हमारे पास पॉइंट्स की। और फिर इसमें भी क्लासिफिकेशन है, इसमें 5 पॉइंट, इसमें 5 पॉइंट, इसमें 5 पॉइंट। ओके, दीज आर मोर देन एनफ। कहीं से भी क्वेश्चन अगर इसे कास्ट से रिलेटेड घूमता हुआ आता है ना, आपको यहीं से उठा के कुछ ना कुछ लिखना है, और कहीं से भी आपको कुछ नहीं करना है, हाथ पैरों तो कहीं मारना ही नहीं है आपको। ठीक है, तो आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। और नेक्स्ट देखते हैं इसमें टॉपिक। मैंने पहले ही कहा कि बड़ा टॉपिक होने वाला है यहाँ पे। चलिए थोड़ा सा बात करते हैं, एडवांटेज की बात करते हैं और डिसएडवांटेज की भी बात करते हैं, कास्ट सेंसर से क्या फायदे और नुकसान होने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे एडवांटेज की बात करेंगे, और यहाँ पर अगेन मैं कहता हूँ सिर्फ ये पॉइंट्स लिखते चलिए, ज्यादा कॉपी बंद करिएगा। यूटिलाइजेशन ऑफ डेटा, प्रोग्राम्स बनाने के लिए हम स्टेट्स के लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, ग्राम पंचायत, विलेज के लेवल प्रोग्राम्स बनाने के लिए हम यूज कर सकते हैं इस डेटा को। प्रिसाइज टारगेटिंग, एकदम एक्यूरेट टारगेट कर सकते हैं उस कम्युनिटी को जो कम्युनिटी डिसएडवांटेज में है या फिर जिसको ज्यादा बेनिफिट्स होना चाहिए। ओके, डेटा यूज इन डिसेंट्रलाइजेशन, जैसे कि डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट हो गया, खास करके हम जब पंचायत की बात करते हैं, लोकल गवर्नमेंट्स की बात करते हैं, उनके वहाँ की प्लानिंग डेवलपमेंट के लिए हम यूज कर सकते हैं, एंड दैट विल एक्ट एज लाइक चेक एंड बैलेंस एट सेवरल लेवल्स। ठीक है, तो डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, बेसिकली इट वर्क्स एज चेक एंड बैलेंस करने का काम करती है। तो वहां पे यूज कर सकते हैं, पॉलिसीज फॉर सोशल जस्टिस के लिए यूज कर सकते हैं कि जो भी सोशल जस्टिस है या जो भी वैसी कम्युनिटीज है जो डिस्क्रिमिनेशन में है, उनके लिए हम डेवलपमेंट पॉलिसीज ला सकते हैं ताकि सोशल जस्टिस का जो हमारा एक मोड है वो फुलफिल हो पाए। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, तो वैसे लोग जो डिसएडवांटेज हैं वो अपने आप, उनको पता, अगर उनको अपने नंबर के बारे में पता चलता है, उनको पता चले कि इनका उनका कम्युनिटी का पॉपुलेशन इतना है, तो फिर वो अपने आप को पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ठीक है, पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज करते हैं तो उनकी एक कलेक्टिव आइडेंटिटी भी बनती है, और बाद में अपने अधिकारों को लेने के लिए वो कुछ सोशल मूवमेंट्स वगैरह टाइप का भी कुछ चला सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा होगा। ठीक है, तो कुछ सोशल मूवमेंट टाइप का वो कुछ चला सकते हैं, तो इसके लिए भी यहाँ पे बेनिफिट करेगा। अपलिफ्टमेंट की बात करें, इट विल शो विच एथनिक ग्रुप्स आर अंडर डेवलप एंड स्टिल नीड्स एन अपलिफ्टमेंट, तो इससे पता चलेगा कि कौन से एथनिक ग्रुप जो है वो अंडर डेवलप है, तो उसके अपलिफ्टमेंट के लिए काम किया जा सकता है। रिलायंस ऑफ डेटा, एक्चुअल डेटा हमारे पास होगा। अभी तक हमारे पास जो डेटा क्या है, वो अभी तक हमारे पास सिर्फ एस्टिमेट्स है, एस्टिमेट्स के बेसिस पे हम काम कर रहे हैं, लेकिन अब हमारे पास जब एक्चुअल डेटा होगा रिलेटेड टू इकोनॉमिक, सोशल एंड एजुकेशनल स्टेटस ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज, तो हम फिर डेटा पर सही से रिलाई कर सकते हैं और उनके बेसिस पर हम डिफरेंट आपको पॉलिसीज ला सकते हैं। स्किल्ड डेवलपमेंट, जैसे कि हमारे यहाँ इंडियन ह्यूमन डेवलपमेंट सर्वे कहता है कि 95% ऑफ दलित चिल्ड्रन, यानी कि जितना भी दलित चिल्ड्रन का पॉपुलेशन है उसमें से 56% ऑफ दलित चिल्ड्रन जिनका एज 8 से 11 है कैन नॉट रीड, बट नाइदर कैन 32% ऑफ फॉरवर्ड क्लास एंड 47% ऑफ ओबीसी चिल्ड्रन। ठीक है, तो ये डेटा अगर हमारे पास होगी तभी हम बेसिकली उसको टारगेट कर सकते हैं कि हाँ, अगर हमारे पास दलित जितने हैं उन दलित में जो सारे बच्चों में 56% बच्चे ऐसे हैं 8 से 11 साल की उम्र के जो कि पढ़ नहीं पाते हैं। ठीक है, वहीं मैं अपर क्लास की बात करूं तो अपर क्लास में करीब 32% ऐसे बच्चे हैं इस एज ग्रुप में जो कि पढ़ नहीं पाते हैं। इसके अलावा अगर मैं ओबीसी चिल्ड्रन की बात करूं तो उसमें 47% ऐसे बच्चे हैं इस ग्रुप में जो कि पढ़ नहीं पाते हैं। तो एक्चुअल में जब हमारे पास ये इतना डेटा रहेगा तभी तो हम कर पाएंगे ना,
तो हमें तो ये भी पता होगा कि क्या है, कैटेगरी कौन सी है, एज कैटेगरी 8 से 11 साल के लिए है। तो हमें टारगेट किस पे करना है? हाँ, हमें टारगेट किस पे करना है? हमें टारगेट करना है जो प्राइमरी स्कूल्स होते हैं, ठीक है, या सेकेंडरी स्कूल्स होते हैं, उस पे टारगेट करना है। हमें कॉलेजेस में नहीं टारगेट करना है ना ये सिखाने के लिए, ठीक है। तो किस एज ग्रुप में, वो भी हमें पता लग गया, कितने बच्चे हैं इतने, तो हमें कितना इसमें बजट चाहिए होगा, इसका भी एस्टिमेट हमें लग जाएगा इनके पॉपुलेशन से। क्योंकि किस पे हमें टारगेट करना है, रीडिंग पे टारगेट करना है, क्योंकि रीड नहीं कर पाते, तो हम रीडिंग के लिए कुछ स्पेसिफिक चीजें यहाँ पे फॉर्मूला या फिर कोई मेथड अपना सकते हैं। ओके, तो बेसिकली एक्चुअली हमें जो प्रॉब्लम्स पता होगी वो डेटा के अकॉर्डिंग पता होगी, देन हम डेटा के अकॉर्डिंग यहाँ पर काम कर सकते हैं। चलिए, इसके बाद हम बात करते हैं कि सरकार के द्वारा क्या क्या लिए गए हैं कुछ मेजर्स। चलिए, तो यहाँ पे सबसे पहले एक काका कालेकर कमेटी आई थी 1953 में। इनका काम था कि सोशली एजुकेशनली जो बैकवर्ड क्लास है, ठीक है, उनके कंडीशन को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, यानी कि सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास की कंडीशंस क्या है आप उनको बताइए। तो ये आपको काका कालेकर कमेटी 1953 में। इसके अलावा मंडल कमीशन सो कॉल्ड 1979 में आया था टू आइडेंटिफाई द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास इन इंडिया। ओके, इंदिरा सहाय के सुप्रीम कोर्ट ने 1992 में कहा था कि एक परमानेंट बॉडी होनी चाहिए, वो चेक करे कि जो ओबीसी है, अदर बैकवर्ड क्लास में है, उसमें से कौन सा क्लास या सेक्शन या फिर ग्रुप का इंक्लूजन होना चाहिए, यानी कि ओबीसी में उनको रखा जाना चाहिए या ओबीसी में उनको नहीं रखा जाना चाहिए। ये डिसाइड करने के लिए, इन सारे मैटर्स को देखने के लिए एक परमानेंट बॉडी यहाँ पर होनी चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 1992 में इंदिरा सावनी केस में। ठीक है, ये सब आंसर में लिखना है, अगर ये सब आप नहीं लिखेंगे मार्क्स नहीं मिलेगा। ये सब सपोर्टिव चीजें होती हैं। आप कहानी लिख सकते हैं, लेकिन कहानी को सपोर्ट करने के लिए वो एविडेंस या फिर जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो यही होते हैं जो लिखने होते हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनबीसीसी की बात की गई, यानी कि जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस है, इसको भी 2018 में एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना दी गई सरकार के द्वारा। और उसके, और वो कौन से अमेंडमेंट के द्वारा किया गया था, ये बॉडी कौन से अमेंडमेंट के द्वारा बनाई गई थी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी? 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा बनाया गया था। और इसके थ्रू दो आर्टिकल इसमें ऐड किए गए थे, 338 बी एंड 342 बी। ए 338 बी में ये कहा गया कि प्रोवाइड्स अथॉरिटी टू एनसीबीसी, ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को ये अथॉरिटी प्रोवाइड करता है टू एग्जामिन द कंप्लेंट्स एंड वेलफेयर मेजर्स रिगार्डिंग सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। तो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस जो हैं, उनके लिए जो वेलफेयर मेजर्स हैं, ठीक है, या जो कंप्लेंट्स है, उनको एग्जामिन करने का काम ये करेगा, ऐसा आर्टिकल में कहा गया और इस अमेंडमेंट के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया गया। और आर्टिकल 342 ए में कहा गया कि इट एम्पावर्स द प्रेसिडेंट टू स्पेसिफाई सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास इन वेरियस स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। अब यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, ठीक है। तो इसमें यह कहा गया कि प्रेसिडेंट को यह पावर की गई कि प्रेसिडेंट क्या करेंगे कि वेरियस स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज में जो सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास होते हैं, उनसे रिलेटेड ये क्या करेंगे कि कमीशन बनाएंगे, कि वो कमीशन क्या करेगी, ये सारा एग्जामिन करने का काम करेगी। ध्यान रखिएगा किस तरीके के बैकवर्ड है, सोशली एंड एजुकेशनली, सोशली एंड एजुकेशनली, इकोनॉमिकली नहीं। इकोनॉमिकली के लिए तो अब आया जो ईडब्ल्यूएस आया था, अदरवाइज पहले कहीं भी इकोनॉमिकली का यूज नहीं होता था, ओनली सोशली एंड एजुकेशन। नाउ रोहिणी कमीशन 2017 में टू सबमिट रिपोर्ट ऑन सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसी, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि एक उन्होंने बनाया था। तो रोहिणी जो थी ये हाई कोर्ट की जज थी, इनको एक चेयरमैनशिप में ये बनाया गया था कि आप ओबीसी में डिफरेंट जो कैटेगरीज हैं उनको सब कैटेगराइज कीजिए और रिपोर्ट दीजिए। इसके लिए 2017 में बनाया, ठीक है। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। इसके बाद हम वे फॉरवर्ड की बात करेंगे। सॉल्यूशन में अगर आपको लिखना हो तो आपको एक बैलेंस अप्रोच रखना पड़ेगा। सॉल्यूशन में क्या आएगा, एक बैलेंस अप्रोच आएगा, तो बैलेंस करके लिखना है, यानी कि होना भी चाहिए, और अगर होना चाहिए तो किस तरीके से नहीं होना चाहिए, ये दोनों चीजें भी यहाँ पे है, यानी कि कौन कौन से प्रिकॉशंस होने चाहिए। पहला चीज, डिमांडिंग द कोर वैल्यू ऑफ इंडियन वैल्यूज या कोर इंडियन वैल्यूज, जैसा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी है, ठीक है। क्या है, सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है और हमारी सोसाइटी में भी है, ठीक है। तो इसलिए अगर हम कास्ट सेंसस करते हैं तो उसका यूज और उसकी पॉलिसीज बनाने में इस तरीके से किया जाना चाहिए ताकि हमारी जो कोर वैल्यूज है सोशल जस्टिस, उसको हम जस्टिफाई कर पाए, ठीक है। डेटा लिंकिंग, यहाँ से जो हमें डेटा आएगा उसको डिफरेंट और डेटाबेस के साथ हम जोड़ सकते हैं, जैसे कि नेशनल सैंपल सर्वे, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। तो यहाँ पर जो डेटा आते हैं ना, उनके साथ हम एक इन डेटा को भी जोड़ के एक कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस या कि कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर ला सकते हैं, जिसके बेसिस पर
हम क्या करेंगे कि पॉलिसीज और आगे की स्कीम्स वगैरह को बना सकते हैं। मेथड रेशनलाइजेशन, हमें क्या करना होगा कि इसमें मेथड को चेंज करना होगा। इस मेथड को यानी कि डेटा कलेक्शन के मेथड को प्रिसाइज, फास्टर, कॉस्ट इफेक्टिव बनाना होगा एंड ऑल्सो इन्वॉल्विंग द कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट डेटा सोर्सेस। आफ्टर दैट बैलेंस, बैलेंस क्या कि मेजर सोसाइटी शुड हैव एक्यूरेट इंफॉर्मेशन। तो पहला चीज तो ये है कि एक्यूरेट इंफॉर्मेशन होना चाहिए, लेकिन वो जो इंफॉर्मेशन हो feel equally comfortable to set aside the data to create a universal safety net and equal opportunity। आपने ये जो ये डेटा क्रिएट लिया, ये डेटा से आपको प्रॉब्लम भी क्रिएट होगी, क्या प्राइवेसी की प्रॉब्लम क्रिएट होगी, तो सोशल सेफ्टी होना चाहिए, सेफ्टी नेट भी होना चाहिए, और साथ ही साथ इस डेटा के बेसिस पर आपको इक्वल अपॉर्चुनिटीज भी मिलनी चाहिए। ठीक है, तो इन दोनों चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो डेटा इज ऑल्सो रिलेटेड टू प्राइवेसी एंड प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए जो अपॉर्चुनिटीज है इन दोनों को भी हमें इसमें करना होगा। तो बैलेंस अप्रोच होना चाहिए। ठीक है, डेटा लीक भी ना हो, सिक्योरिटी भी दे उसको, और उसके साथ साथ अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करें। इसके बाद हम बात करते हैं सब क्लासिफिकेशन रादर देन सेंसस। तो सेंसस का उतना ध्यान में नहीं लगा के हमें सब क्लासिफिकेशन करना चाहिए, जैसे कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल में हुआ है। अवॉइड डिसिसिव डिसीजंस जस्ट एंड यूनाइट इंडिया, बिकॉज इस तरीके के जो डेटा वगैरह होते हैं गलत यूज होता है तो आपको डिवीजन भी देखने को मिलेगा, यानी कि सोसाइटल डिवीजन देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ये इंडिया के लिए फैब्रिकेशन के लिए हम बात करें तो फैब्रिकेशन क्रिएट करेगा, यानी कि डिवीजन क्रिएट करेगा, तो वो यूनाइटेड इंडिया के लिए अच्छा नहीं होगा। ओके, मूव एवर कास्ट, कास्ट से ऊपर जाके सोचना होगा, लाइक अपलिफ्टमेंट ऑफ मार्जिनलाइज्ड, इलिटरेट, पुअर सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन, और आल्सो एम्फेसिस ऑन इकोनॉमिक डिवीजन, एजुकेशन, हेल्थ एंड रादर देन द कास्ट डिवीजन। ठीक है, तो कास्ट डिवीजन से ऊपर जाके हमें उनके एजुकेशन पे, हेल्थ पे, इकोनॉमिक डिवीजन पे, उनकी लिटरेसी है, या फिर जो भी डिस्क्रिमिनेशन चीजें हैं उन पे हमें ज्यादा ध्यान देना। साथ ही साथ अगर हम डेटा इकट्ठा करते हैं तो वी शुड टेक्नोलॉजीज लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग का भी हमें यूज करना पड़ेगा। इससे क्या होगा, इससे एक जो तो प्रोसीजर्स जो है ना, जो प्रोसीजर्स है इनको इजी बनाया जा सकता है। दूसरी चीज जो बजट होगा, इन पर जो आने वाले खर्चे होंगे उनको कम किया जा सकता है। और तीसरी चीज जो टाइम लगेगा वो भी यहाँ पे कम किया जा सकता है। ठीक है, तो ये तीनों चीजें यहाँ पे सही की जा सकती हैं। तो इसलिए हमें टेक्नोलॉजी का इसमें ज्यादा से ज्यादा यूज करना होगा। ठीक है, आई होप आपको ये पूरा सिनेरियो समझ में आया होगा। ये पूरा हमने क्या की यहाँ पे चर्चा की। सबसे पहले तो हमने चर्चा किया कि वाई कास्ट सेंसस क्यों होना चाहिए। इसमें हमने देखा यस यानी कि फेवर में, और नो यानी कि अगेंस्ट में, दोनों चीजें देखी। इसके बाद हमने देखा कि एडवांटेज क्या है, ठीक है, इसका कास्ट सेंसस का, या फिर डिसएडवांटेज क्या है, ये भी हमने देखा। ठीक है, इसके अलावा हमने वे फॉरवर्ड में देखा या सॉल्यूशन में देखा कि अगर हमें करना है तो कैसे करना है। ठीक है, तो आप कर सकते हैं बट विद सेफ्टी नेट एंड प्लस आपका उसका यूज किस तरीके से आपको करना है, ये सारी चीजें आपको इसमें ध्यान में रख के करनी है। इसके साथ अगर आप इसमें कंक्लूजन लिखना है तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखे हुए कंक्लूजन के तौर पे आप लिख सकते हैं वहां पे। तो यहाँ पर लिखा गया फेवरिंग वन कास्ट बिकम्स डिसफेवर फॉर अदर्स। एक को अगर आप सपोर्ट करते हैं तो दूसरे के लिए वो अनसपोर्ट हो जाएगा, एंड दैट इज अनडिनाइबल फैक्ट फॉर इंडियन सोसाइटी। ओके, एंड इट सीम्स दैट डिमांड ऑफ कास्ट सेंसस इज गेनिंग पॉपुलरिटी अमंग स्टेट्स। ठीक है, डिफरेंट स्टेट्स के बीच में इसकी डिमांड बढ़ रही है कि कास्ट सेंसस होना चाहिए, बट देयर आर आल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ डिमांड कमिंग अप बिकॉज ऑफ द मिसमैच बिटवीन द नंबर्स दैट वी कम आउट विद एंड शेयर इन द रिसोर्सेज दैट डिफरेंट कम्युनिटीज हैव। ठीक है, तो कहना ये है कि अब अगर ऐसा डेटा भी आता है ना तो वो डेटा मिसमैच हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि हम जो डेटा लेके आते हैं और जब शेयर करते हैं और वो जो कम्युनिटी जो डेटा शेयर करते हैं उन दोनों में मिसमैच हो जाता है। हम कहते हैं कि कोई अगर पॉपुलेशन 30% है और वो कम्युनिटी वाले कहते हैं कि 40% है, तो यहाँ पर भी आपको मिसमैच देखने को मिलता है। ओके, सो दिस इज अ काइंड ऑफ नाइटमेयर दैट ऑल गवर्नमेंट फियर्स, सो देयर इज नीड ऑफ बेटर इन्फॉर्म्ड डिसीजन। ठीक है, बेटर इन्फॉर्म्ड डिसीजन ये एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, बेटर इन्फॉर्म डिसीजन की। अगर आप इस तरीके का कुछ डेटा लेके आते हैं, अगर सेंसस भी करवाते हैं तो पब्लिकली उसको रखिए, और पब्लिकली रखने के साथ उसमें कुछ सेफ्टी नेट भी प्रोवाइड कीजिए। ठीक है, और उसकी जो यूजेबिलिटी है उसको भी आप सिक्योर कीजिए। तो अपने आप में ये काफी चैलेंजेस काम है। ठीक है, दैट्स वाई यहाँ पर किया कहा गया है कि इट इज नाइटमेयर फॉर ऑल गवर्नमेंट्स। सारे गवर्नमेंट के लिए नाइटमेयर है। ठीक है, आसानी इतना आसान नहीं है कलेक्ट करना, लेकिन अगर आप कोई काम करते हैं तो दिस नीड ऑफ बेटर इन्फॉर्म्ड डिसीजन। ठीक है, आई होप ये सारी चीजें यहाँ पे
समझ में आई होगी। इस तरीके से हमने पूरा ये टॉपिक पूरा कर लिया है। आई होप 1 घंटे से ज़्यादा की वीडियो हो गई होगी। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं वो क्या है आपका आइलैंड डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी के बारे में हम नेक्स्ट में देखेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।